हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब पहले जैसे एक्साइटेड होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बच्चों पार्ट 2 किसका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पार्ट 1 में क्लियर किया था आपको कि जो ये +1 का टॉपिक है अप टू एडवांस लेवल तक हम इसको टच करेंगे। एनसीईआरटी, बोर्ड लेवल, जेई, नीट और एडवांस, हर एक लेवल को इन 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। पार्ट 1 हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। तो सुकृत सर आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो क्यों? देखिए, इन्होंने बोला है कि अपने पास 4 एलिमेंट्स हैं। जो ये 4 एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, इनमें से जो B है दैट वन इज Z, ठीक। और Z अपने आप में इसका एक एटॉमिक नंबर है A Z-1, तो इसको हम साइड पे लिखते हैं। A इज Z-1, B इज Z, C इज Z+1 एंड D इज Z+2। और इन्होंने स्पेसिफाई किया बच्चों कि B इज ए नोबल गैस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो अपने पास B है दैट बिलोंग्स टू 18th ग्रुप, Z-1 मींस उससे पहले वाला दैट इज 17th ग्रुप, Z+1 18 से आगे वाला। अब 18 के बाद 19th ग्रुप तो आता नहीं है, 18 के बाद दोबारा से हम पहले ग्रुप में जाएंगे, विच मींस ग्रुप नंबर 1 एंड दिस वन इज ग्रुप नंबर 2। अब क्वेश्चन को देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, A इज एन एलिमेंट विद वेरी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब सोचो, क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि जो A है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है? बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है दैट इज टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, वो कौन सी एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा होती है? दैट वन इज 17th ग्रुप एलिमेंट्स। तो 17th ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अपने पास Z-1 का मीनिंग क्या है? 17th ग्रुप, दैट वन इज हैलोजन फैमिली। तो इसलिए बच्चों ए स्टेटमेंट तो अपने आप में करेक्ट है। बी में लिखा है इन्होंने, C इज एन एलिमेंट विच फॉर्म ट्राई पॉजिटिव आयन। अब यहां पे C पे चलते हैं। C का मीनिंग है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, लेकिन बच्चों ग्रुप 1 में तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आफ्टर लूजिंग दैट इलेक्ट्रॉन वो एक्वायर कर लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। तो वो ट्राई पॉजिटिव थोड़ी ना हुए, वो तो यूनि पॉजिटिव हुए। इसलिए बच्चों अपने पास बी स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग। सी पे चलते हैं। सी में इन्होंने बोला है कि A1 नेगेटिव। A1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जब A एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा A1 नेगेटिव, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अगर D 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये चारों के चारों क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सही। अगर ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज करे तो वो नोबल गैस बन सकता है। अगर ग्रुप 1 का एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो नोबल गैस बन सकता है। अगर 17th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो वो नोबल गैस बन सकता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि Z-1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, Z+1 एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद और Z+2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ये चारों के चारों मींस नोबल गैस को इंक्लूड करने के बाद ये चारों के चारों क्या बन सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो अपने पास 3 में से बच्चों 2 स्टेटमेंट सही है, A एंड C, और वो किस ऑप्शन में नजर आ रही है? C में। सो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है
व्हेन आयरन एटम इज कन्वर्टेड इनटू फेरस आयन। बच्चों आयरन की दो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद उसको कहते हैं फेरस, 3 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद उसको बोलते हैं फेरिक। अस यूज करते हैं हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और इक यूज करते हैं बच्चों हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो यहां पे इन्होंने बोला है फेरस, विच मींस यहां पे जो आयरन है वो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखो आयरन 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो अगर मैं आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बच्चों, तो 3d पे थोड़ी ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। हमने तो बाहर के शेल में जो आउटर मोस्ट सब शेल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले निकालने होते हैं। तो जहां पे आउटर मोस्ट शेल मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट शेल का क्या होगा 4, उसमें भी जो सब शेल है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन से निकालने जा रहे हैं दैट वन इज 4s। तो अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो अपने पास 3d क्या रहेगा 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने पहली ऑप्शन में क्या लिखा, देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो बताइए भला इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद क्या एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? पहले भी उसका एटॉमिक नंबर 26, अब भी उसका एटॉमिक नंबर 26 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर थोड़ी ना चेंज होता है। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़ी ना इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं, वो तो हमेशा सेम रहते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप में क्या होगी बेटा, गलत। बी में जो ये आयन बन रहा है दैट इज फेरस आयन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ क्रोमियम, बिल्कुल गलत। क्योंकि क्रोमियम में जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते 3d5 4s1। लेकिन यहां पे अपने पास फेरस आयन की क्या है 3d6। तो ये भी क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या होगी, गलत, मींस बी स्टेटमेंट। हमने यहां पे देखना है सी पे आइए, देयर इज अ डिक्रीज इन साइज। हाँ ये बिल्कुल सही है। क्यों? जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे पेरेंट एटम से जो अभी आयन मिलेगा केटायनिक फॉर्म में, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से हर कोई आयन अपने पेरेंट आयन से साइज छोटा देगा। लेकिन अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की बात होती तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता और एनायन का साइज पेरेंट एटम से क्या हो जाता है, ज्यादा। सो पॉइंट टू बी नोटेड, पेरेंट एटम से कैटायन का साइज तो क्या होता है छोटा, बट एनायन का साइज क्या होता है बड़ा। और यहां पे वो यही तो बात कर रहे हैं, जो फेरस आयन है उसका साइज क्या हो गया, डिक्रीज। तो सी इज द राइट ऑप्शन। फिर आगे चलते हैं, हमने देखना है 4 जो ऑप्शंस हैं ए एंड बी, सी एंड डी, ए एंड सी, बी सी डी, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। फोर्थ स्टेटमेंट पे आइए, देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद या लूज होने के बाद अब न्यूक्लियर चार्ज कितना इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन या कितना डिक्रीज हो रहा है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का इफेक्ट बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सो साइज डिक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और ये किस ऑप्शन में नजर आ रही है, बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बच्चों पैसेज पे बेस्ड है, जिसमें आपको एक टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल के अंदर आपको टोटल एलिमेंट्स 5 नजर आ रहे हैं। कौन कौन से हैं वो बच्चों, P, Q, R, S, T। इन 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे अब हमने कितने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मींस इस पैसेज के बेसिस पे हमने 6 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बच्चों। तो चलिए
वन बाय वन हर एक क्वेश्चन की हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन की स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज की जो वैल्यूज हैं इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो ये 5 एलिमेंट्स हैं इनकी यहां पे इन्होंने 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज हर एक एलिमेंट की गिवन है, दी हुई है। तो ये एलिमेंट P की 300, 549, 920, ऐसे ही Q की 3 वैल्यूज, फिर R की 3 वैल्यूज, फिर S की बच्चों, फिर आ गया अपने पास T। अब हमने देखना है कि पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है विच एलिमेंट इज ए नोबल गैस। अब सोचो इसमें कौन सी नोबल गैस हो सकती है आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे। जस्ट थिंक अबाउट इट। सबसे पहले तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देखूं तो आप सोचो नोबल गैसेस अपने आप में स्टेबल होती हैं, जिनके बाहर के शेल में एक्सेप्ट हीलियम एस और पी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आई रिपीट, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो एटम जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा, उसको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो उतने ज्यादा प्रोसेस क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक, उतनी ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको पहले 5 में कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही उसमें स्पेसिफाई कर रही होगी कि वो एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली 101% नोबल गैस है। तो बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू बच्चों किसकी नजर आ रही है? टी। सो दैट्स व्हाई बच्चों टी इज द राइट आंसर। स्मार्टली ऐसे क्वेश्चन स्मार्टली करने। सॉरी, नेक्स्ट वन। अब देखो फिर उन्होंने बोला है विच एलिमेंट फॉर्म स्टेबल यूनिपॉजिटिव आयन। अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। नोबल गैसेस हाईली स्टेबल होती हैं, जबकि जो मेटल्स होती हैं अल्कली मेटल्स बिलोंग्स टू ग्रुप 1, उनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और उनको भी होता है कि कैसे जैसे तैसे हम ये इलेक्ट्रॉन लूज करें और हम स्टेबल हो जाए। तभी तो हम क्या कहते हैं कि ऑल अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इसलिए अब सोचो, जो खुद चाहता है कि मेरे में से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्या वो सामने वाले से एक्सपेक्ट करेगा कि भाई पहले मुझे एनर्जी दे मैं तो फिर इलेक्ट्रॉन दूंगा? नो। तो इसलिए हमने अब पहले 5 में से उस एलिमेंट को छांटना है जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि वही क्या होगा अल्कली मेटल, उसमें सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वही यूनिपॉजिटिव आयन बन सकता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचो, नोबल गैसेस में हमने हाईएस्ट वैल्यू को देखा है, अब अल्कली मेटल्स में हमने लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को ढूंढना है। तो चेक कीजिए बच्चों, अब इन 5 में से सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे कम एनर्जी किसको चाहिए? चेक कीजिए, दैट वन इज क्यू। सो हियर हमारे पास यूनिपॉजिटिव आयन, दैट वन इज अल्कली मेटल, क्या होगा? B, that one is Q. Third one, the element having most stable oxidation state +2. देखो पहले क्वेश्चन में नोबल गैस की बात, दूसरे क्वेश्चन में अल्कली मेटल की बात, बातों ही बातों में, हाँ जी, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में अल्केलाइन अर्थ मेटल की बात हो रही है बच्चों। अल्कलाइन अर्थ मेटल। दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमने ढूंढना है कि किस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ज्यादा जंप नजर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो खुद ही लूज करना चाहता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब पहली बात तो क्यों नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता। अब सोचिए बाकी बचे 3 एलिमेंट्स पी आर एस। देखो पी में पहली एनर्जी 300, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 500 के आसपास, थर्ड में 900 के आसपास।
तो तीनों में ज्यादा जंप नजर नहीं आ रहा है। ठीक कहते हैं ना कि भाई काम करता है तेरी लाइफ में ज्यादा जंप तो नहीं है, मेहनत हर टाइम हर एज में करनी पड़ेगी। वही कंसेप्ट पी में है। अब आर में 118, अब 118 के बाद ओ माय गॉड 1091, 1091, तीसरी 1652, इसमें ज्यादा जंप 118 के बाद ही नजर आ रहा है। तो यहां पे हम दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो बात कर नहीं सकते, लेकिन एस में चेक करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि माथे पे लकीर है कि भाई ऐसे ही होगा, चेक तो कीजिए ना। इसमें पहली वैल्यू 176, दूसरी वैल्यू 347, तीसरी वैल्यू 1800 के आसपास। पकड़ लिया ना हमने इसको। तो बच्चों यही अपने पास वो है जिनके बारे में हम सोच रहे थे, दैट वन इज अल्किलाइन अर्थ मैटर। यही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देगा, क्योंकि बच्चों इसमें ज्यादा जंप सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में नजर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई बच्चों इस केस में अपने पास आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं फोर्थ में। इन्होंने बोला है कि एक्सक्लूडिंग नोबल गैस विच इज अ नॉन मेटल। अब हमने स्टडी करनी है नॉन मेटल के बारे में। तो देखिए नोबल गैस को छोड़िए, अब इसमें अपने पास नोबल गैस तो कौन सी है, टी, ये छोड़ो। अब क्यू की अपने पास अल्कली मेटल है, इसको भी छोड़ दो। एस अभी हमने स्टडी किया कि अल्किलाइन अर्थ मेटल, इसको भी छोड़ दो। बचा पी और आर। अब आर के केस में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बहुत ज्यादा जंप नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये लूज करना चाहती है। लूज करने के बाद स्टेबल होना चाहती है कौन, आर एलिमेंट। लेकिन पी के केस में, पी के केस में तो नोबल गैस का कोई कंसेप्ट नजर आ ही नहीं रहा है आफ्टर द लूजिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली एनर्जी के बाद सेकंड में ज्यादा गैप नहीं है, सेकंड के बाद थर्ड में कोई ज्यादा गैप नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मेटल्स होते हैं उनकी लूज करने की टेंडेंसी होती है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन उसमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा गैप नजर नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई बच्चों यहां पे आंसर आ रहा है अपने पास पी। सो पी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, if Q react with fluorine and oxygen, the molecular formula for fluoride and oxide। तो हमने स्टडी किया है इस पैसेज में कि बच्चों Q अपने पास क्या है, अल्कली मेटल, दैट इज यूनि पॉजिटिव। तो Q के ऊपर 1+, फ्लोरीन क्या होता है, यूनि नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर 1 नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला तो क्या बन गया, QF। फिर अगर ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बनाए, Q के ऊपर 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 2 नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, Q2O। तो चेक कीजिए QF Q2O। क्लियर। तो पहली ऑप्शन अपने पास आ रही है बी, फिर बी के बाद फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। अब चलते हैं लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। सेम ग्रुप का मतलब वो एलिमेंट्स जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्योंकि जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उन्हीं की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं एक दूसरे के साथ। अब सोचो कौन सा होगा। नोबल गैस तो एक है, नॉन मेटल भी हमने देखा पी है, लेकिन आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा जब मैं यहां पे डिटेल डिस्कशन दे रहा था आपको कि क्यू के अंदर लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद उसमें ज्यादा जंप नजर आएगा। फिर ऐसे वही कंसेप्ट मैं बार बार किस केस में स्टडी कर रहा था, आर के केस में, क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे आर में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा उसके बाद आपको ज्यादा जंप नजर आएगा, विच मींस क्यू एंड आर वो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिस ग्रुप में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इन एटॉमिक फॉर्म इन द आउटर मोस्ट शेल। सो दैट्स व्हाई Q एंड R बच्चों अपने पास क्या हैं, अल्कली मेटल्स, मींस A इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी अपने पास 3 क्वेश्चन है बेटा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
तो आइए वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो देखिए एक प्यारी सी इन्होंने डायग्राम दी हुई है जिसमें स्वास्तिक का साइन नजर आ रहा है आपको, स्वास्तिक, ठीक। बिल्कुल सेंटर में यहां पे क्या गिवन है, एक्स। ऐसे क्वेश्चंस तब तक नहीं हो सकते जब तक हम एलिमेंट्स के बारे में नहीं जान लेंगे कि वो एलिमेंट्स कौन से पीरियड के और कौन से ग्रुप के हैं। अब वो इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ स्टेटमेंट में ही नजर आ सकती है। स्टेटमेंट के हर एक मीनिंग को, हर एक वर्ड को पकड़ना है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन दी हुई है, जिसमें ग्राउंड स्टेट तो क्या है बच्चों 4, एल की वैल्यू 1। अब एल की वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, पी, क्योंकि जब एंगुलर क्वांटम नंबर 0 होता है उसमें हम एस यूज करते हैं, जब एंगुलर क्वांटम नंबर 1 होता है उसमें हम पी यूज करते हैं। ये सब शेल्स के बारे में बताता है। जब एल की वैल्यू 2 होती है डी और एल की वैल्यू 3 होने पे एफ, तो यहां पे आएगा 4p। अब उसके बाद एम की वैल्यू 1, एस की वैल्यू -12 एंड आगे क्या लिखा हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन देयर ग्राउंड स्टेट 4। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1, जिसमें हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को हम ऐड करने के बाद लिखते हैं। तो यहां पे अपने पास s का मीनिंग है कि वहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होगी उनको ऐड करने के बाद यहां पे हम s यूज कर रहे हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2s+1 कितने हैं बच्चों, 4। तो फाइनली अपने पास 2s = 3, s कम्स आउट टू बी 3/2। अब सोचो s = 3/2 और ऑर्बिटल कौन से हैं, p। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू 1, इसका मतलब p सब शेल में जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें तीनों इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के हैं। तो सेम स्पिन का मतलब वो तीनों ऑर्बिटल्स px, py और pz बच्चों क्या हैं, हाफ फिल्ड। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वहां पे जो अपने पास x है, x वो होगा 4p3। अगर वो 4p3 है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसका 4s भी क्या होगा, फुली फिल्ड। तो जनरल आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 4s2 4p3। क्लियर। अब देखो 4s2 4p3 के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। So x is 4s2 4p3। अब देखो ध्यान से, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपने पास जो x है वो सबसे पहले तो 4th पीरियड का एलिमेंट है। अगर वो 4th पीरियड का एलिमेंट है और उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p3 है, तो ये ns2 np3 जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स की होती है, 15 ग्रुप। अब यहीं से हर एक एलिमेंट की डिटेल डिस्कशन बाहर आएगी। देखो तो UTXEF ये हो गए 15th ग्रुप के, कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं, 15th ग्रुप के, क्योंकि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2 np3। तो ये वाले हो गए 14th ग्रुप, यहां पे लिखेंगे 13। इससे V और S वाले 16th ग्रुप के, W R Q एंड P बच्चों 17th ग्रुप। ठीक है। अब सोचो यहां पे इन्होंने अगर ये 4th पीरियड है तो ये हो गया 3rd पीरियड बच्चों, 3rd पीरियड, और ये हो गया 2nd पीरियड। अब यहां पे ए क्या होगा, फिर 2nd पीरियड में 13th ग्रुप कौन सा होता है, बोरो, एल्यूमिनियम, बी इज एल्यूमिनियम, सी इज गैलियम, फिर ए में गैप है इंडियम, एच क्या होगा, थैलियम। ठीक, डी यहां पे क्या होगा, अब डी और जी, यहां पे कार्बन, फिर सिलिकॉन, डी हो गया जर्मेनियम, फिर टिन, जी क्या होगा, लेड, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक, अब उसके बाद यू क्या होगा, नाइट्रोजन, टी फॉस्फोरस, एक्स यहां पे लिखता हूं आर्सेनिक, ई एंटीमनी, फ्लो, एफ बिस्मथ। ठीक है बच्चों। वी अपने पास क्या होगा, अब यहां पे 16 ग्रुप ऑक्सीजन,
फिर सल्फर, ये हो गया सिलीनियम। 7th ग्रुप है फ्लोरीन, यहां पे आएगा ब्रोमीन, क्यों होएगा आयोडीन, दिस वन इज एस्टाडीन। तो अब मैंने इस वास्तविक में जितने भी एलिमेंट्स थे अल्फाबेट्स की फॉर्म में, उनको मैंने रियल एलिमेंट्स की पोजीशन और नेम असाइन कर दिए। अब तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने इजी हो जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। अब सोचो बच्चों, वन बाय वन स्टडी करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्डर U ग्रेटर देन V, तो यहां पे U क्या है चेक करो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रेटर देन V, दैट इज ऑक्सीजन ग्रेटर देन B। क्या ये ऑर्डर सही है? अब नाइट्रोजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है, रूट एन इंटू, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट एन इंटू n+1 h/2 पाई। तो बच्चों n मींस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2s2 2p3, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के केस में 2p4 होने से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और बोरॉन के केस में 2s2 2p1, दैट इज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा आएगा, बोरॉन का कम आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, हमने देखनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब बी क्या है, एटॉमिक रेडियस EXT इस ऑर्डर में है। अब E चेक करो क्या है, E इज एंटीमनी, X अपने पास है आर्सेनिक, T अपने पास है फॉस्फोरस। तो क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे रेडियस कम होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। तो फॉस्फोरस से बड़ा साइज आर्सेनिक का, आर्सेनिक से बड़ा साइज एंटीमनी का। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है बेटा, सही। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस ऑर्डर R ग्रेटर देन X ग्रेटर देन B। अब चेक करो R क्या अपने पास, R इज ब्रोमीन, X अपने पास क्या है आर्सेनिक, और B अपने पास क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम। तो क्या ये ऑर्डर सही है? ब्रोमीन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो ऑब्वियसली ब्रोमीन को जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो ज्यादा चाहिए होगी। फिर आ गया आर्सेनिक, फिर आ गया एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही। अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बट जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही। स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो। F दिया हुआ है सबसे पहले, F मींस बिस्मथ, बिस्मथ 3+, फिर दिया हुआ है बच्चों E एंटीमनी 3+, फिर बच्चों दिया हुआ है X आर्सेनिक 3+। क्या ये ऑर्डर सही है? नो बच्चों, मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसमें मैंने स्पेसिफाई किया था कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये ट्रेंड ऑपोजिट दिया हुआ है, जबकि 3+ में आर्सेनिक के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए था, बिस्मथ, क्योंकि उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो डी इज द राइट आंसर। यहां पे हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना था, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ V ग्रेटर देन U। अब यहां पे चेक करो, V अपने पास ऑक्सीजन है, U अपने पास नाइट्रोजन है। सो ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। पहले मैं एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करूंगा X और S। अब चेक करो X और S, आर्सेनिक एंड सिलीनियम। थर्ड में चेक करना X एंड D, X एंड D। अब D क्या अपने पास, जर्मेनियम। सो आर्सेनिक ग्रेटर देन जर्मेनियम। लास्ट अपने पास T एंड U, T एंड U, फॉस्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन। अब देखो वन बाय वन, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी अब इसमें, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों?
नेबरिंग एलिमेंट्स और नाइट्रोजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट अटेन्यूएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर्सेनिक की सिलीनियम के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मींस इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, और इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा 15 ग्रुप एलिमेंट्स की कम होती है, क्योंकि उनके अंदर जो Np होता है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 15 ग्रुप के कंपैरेटिवली 16 ग्रुप एलिमेंट्स की ज्यादा होगी। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ X मींस आर्सेनिक की जर्मेनियम से ज्यादा होगी। बिल्कुल गलत। मींस 15 ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना तो 16 से ज्यादा होती है ना ही 14 से ज्यादा होती है, क्योंकि वो तो स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी का मीनिंग है ज्यादा नेगेटिव साइन, एनर्जी का रिलीज होना। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। पॉइंट टू बी नोटेड, नाइट्रोजन के केस में वैल्यू पॉजिटिव होती है, फास्फोरस के केस में नेगेटिव होती है, और यहां पे वो चेंज की बात कर रहा है। तो ज्यादा एनर्जी रिलीज और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको किस में नजर आएगा? दैट वन इज फास्फोरस में। तो इसलिए बेटा पॉइंट टू बी नोटेड, मैं फिर दोबारा से बात कर रहा हूं आपसे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी इन टर्म्स ऑफ लूज ऑफ एनर्जी विद मोर नेगेटिव साइन की फॉर्म में बात कर रहा है। वो उस फॉर्म में बात नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, वो वैल्यू छोटी होगी। चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन इन थैलेपी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये बात कर रहा है। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन अपने पास, हाँ जी, इसका थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? P इज रेडियो एक्टिव। जो बच्चों अपने पास इसमें P है, P, अब इसमें हमने ढूंढनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या अपने पास P रेडियो एक्टिव होता है? अब ये देखो, ये तो चीज ना मेमोरी बेस्ड है बच्चों, मेमोरी बेस्ड। P अपने पास रेडियो एक्टिव होगा। देखो P, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। जो एस्टाटीन होता है वो लीस्ट अबंडेंट भी होता है और रेडियो एक्टिव भी होता है। ये तो स्टेटमेंट अपने आप में सही है। फिर आगे अपने पास B एंड C हैव देयर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। B एंड C बिल्कुल सही। बच्चों जो गैलियम का साइज होता है वो थोड़ा सा एल्यूमिनियम से कम होता है, जबकि उसका साइज तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैलियम के केस में जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगे, जिसके कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन विल बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, जिसके कारण गैलियम का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये देखा गया है कि एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों अपने आप में क्या होगी? सही। हमने ढूंढनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर आगे अपने पास एलिमेंट G इज मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट G इज मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताइए, जो लेड है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट है, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है, हायर की इंक्रीज नहीं होती। तो लेड नॉट स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +4, रादर इट इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए बच्चों अपने पास ये होगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो L = 3 मींस अगर L = 1 हो बच्चों S, L = 1 पे P, L = 2 पे D, तो L = 3 पे आएगा बच्चों F। तो यहां पे अपने पास बात हो रही है 4F की। तो क्या 4F के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि बच्चों यहां पे बात हो रही है लेड की। अब लेड में जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है दैट इज ज़ीनोन, एटॉमिक नंबर 54। लेड का एटॉमिक नंबर है बेटा 82। तो अगर मैं ज़ीनोन के बाद के इलेक्ट्रॉन्स, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल्स के अकॉर्डिंगली यहां पे शो करूं, तो क्या होगा उसमें बेटा? तो उसमें 4F भी आएगा,
5D भी आएगा, 6P भी आएगा और 6S भी आएगा, और 4F यहां पे क्या होगा, फुल्ली फिल्ड। फिर 5D में आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, 6S में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6P में भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि लेड अपने पास 14th ग्रुप का एलिमेंट है और 14th ग्रुप के जनरल आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 और यहां पे मैंने लिखा है 6S2 विच मींस लेड बिलोंग्स टू 6th पीरियड। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों अपने आप में क्या हो चुकी है, करेक्ट। लेकिन हमने बच्चों यहां पे क्या ढूंढनी थी, क्या ढूंढनी थी बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई एलिमेंट G इज मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो यहां पे क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने पास कई स्टेप्स गिवन है। पहले तो आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में वो लिथियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, लिथियम फ्लोराइड। अब लिथियम फ्लोराइड की फॉर्मेशन एक तो वो डायरेक्टली कर रहा है, जिसमें उसने लिथियम सॉलिड फॉर्म में ली है, फ्लोरीन गैसेस फॉर्म में। वैसे भी अपने पास बच्चों डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, तो उससे मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस होने से नॉन मेटेलिक में जो फिजिकल स्टेट होती है वो गैस से किसकी तरफ जाते हैं, लिक्विड, लिक्विड से किसकी तरफ जाते हैं, सॉलिड। तो फ्लोरीन और क्लोरीन वैसे भी गैसेस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहां पे ओवरऑल चेंज इन इंथैल्पी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे गिवन है कितनी बच्चों, -594.1। माइनस का मीनिंग क्या है कि जब भी लिथियम सॉलिड और फ्लोरीन आपस में कंबाइन करेंगे वो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक, और दूसरा इसका यहां पे मैकेनिज्म दिया हुआ है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स को यहां पे शो किया हुआ है, जिसमें लिथियम सॉलिड की सबसे पहले क्या हो रही है, सब्लिमेशन। इस स्टेप को बच्चों हम कहते हैं सब्लिमेशन, क्योंकि जब भी कोई मेटल या कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में जाता है, दैट प्रोसेस इज सब्लिमेशन एंड दैट वन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, +155.2। फिर उसके बाद लिथियम गैस से लिथियम 1+ में जा रहा है, विच मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टडी चल रही है जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। अगेन दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कितनी एनर्जी यहां पे रिक्वायरमेंट है, +520। इस तरफ आओ, अब फ्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो फ्लोरीन को सबसे पहले वो किस फॉर्म में लेकर जा रहा है, एटॉमिक फॉर्म में। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में जाएगा तो उसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर उसके बाद फ्लोरीन जो लिथियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था उसको गेन करेगा, गेन करने के बाद वो F1 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फिर जैसे लिथियम 1+ और F1 नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद वो दोनों कंबाइन होने के बाद क्या देंगे, लिथियम फ्लोराइड। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन्होंने कहा है कि जो अपने पास ΔH05 है, मींस 5th स्टेप की चेंज इन इंथैल्पी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसका मीनिंग क्या है। इसमें पहले बोला है इन ऑप्शन ए, क्या वो मेल्टिंग पॉइंट है लिथियम फ्लोराइड का। बच्चों यहां पे हम दो आयंस को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये मेल्टिंग का कंसेप्ट तो है ही नहीं। मेल्टिंग पॉइंट वैसे भी बच्चों अपने आप में एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। यहां पे हम लिथियम और फ्लोरीन को कंबाइन करने के बाद लिथियम फ्लोराइड बना रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं हो रही, ये तो टोटली 101% रॉन्ग है। उसके बाद सेकंड, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड है, बिल्कुल गलत। क्यों बच्चों, क्योंकि बच्चों यहां पे सबसे पहले तो चेक कीजिए कैटायन भी गैसेस स्टेट में और एनायन भी गैसेस स्टेट में। सो पॉइंट टू बी नोटेड, एक कंसेप्ट आता है इनऑर्गेनिक के अंदर लैटिस एनर्जी का। तो अब मैं आपको बताता हूं लैटिस एनर्जी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस। तो जब अपने पास कैटायन और एनायन दोनों गैसियस स्टेट में हो, तो आफ्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
जो आयनिक कंपाउंड 1 मोल में फॉर्मेशन में होता है, सिंथेसाइज होता है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो इसलिए बच्चों बी भी यहां पे फिट नहीं होगा। सी में क्या लिखा हुआ है? लैटिस एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड। तो बिल्कुल सही है बच्चों, दिस स्टेप इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर? सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ए और डी तो 101% रॉन्ग थे। ऑप्शन जहां तो बी के अंदर नजर आ रही थी, जहां फिर बच्चों सी में, लेकिन बी के कंपैरेटिवली सी इज एक्यूरेट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब सेकंड, इन्होंने बोला कि जो डेल्टा जी एच नॉट 5 है उसकी वैल्यू कितनी होगी। मीन जिसको अभी हमने लैटिस एनर्जी का नेम दिया है उसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी? 1000 के आसपास, मींस 1017, 500 के आसपास 508.5, 1188 के आसपास, जहां फिर 520 के आसपास। देखिए बच्चों, ये एक अपने आप में बोर्न-हैबर साइकिल है। तो बोर्न-हैबर साइकिल में ये एक हेसेस लॉ को डिफाइन करता है, हेसेस लॉ। और हेसेस लॉ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड will remain same either the process carried out in one step or in number of steps। देखिए, अगर मैं लिथियम और फ्लोरीन को डायरेक्टली कंबाइन करवा रहा हूं तो ये तो एक डायरेक्ट स्टेप हो गया, दैट इज ओवरऑल स्टेप। लेकिन अगर पहले लिथियम सबलाइम होगा, फिर वो आयनिक फॉर्म में जाएगा, फ्लोरीन पहले एटॉमिक फॉर्म में जा रहा है, फिर वो आयनिक फॉर्म में जा रहा है, फिर दोनों आयंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म में जो 5 स्टेप्स हैं, इन 5 स्टेप्स की जो एनर्जी इवॉल्व या फिर एब्सॉर्ब होगी बेटा, वो इस स्टेप के बराबर होगी। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड हेसेस लॉ। और यही हेसेस लॉ हम किस साइकिल में देख रहे हैं? इस बोर्न-हैबर साइकिल में। इस बोर्न-हैबर साइकिल में हम किसके सिंथेसाइज कर रहे हैं बच्चों? 1 मोल ऑफ लिथियम फ्लोराइड। तो इसलिए बच्चों इस केस में डेल्टा एच नोड ओवरऑल किसके बराबर लिखेंगे? डेल्टा एच नोड 1 प्लस डेल्टा एच नोड 2 प्लस डेल्टा एच नोड 3 प्लस डेल्टा एच नोड 4 प्लस डेल्टा एच नोड 5। So this is the Hess's law. Means evolution or absorption of heat in one step will remain same if that process is carried out in number of steps. तो इसका सम हमेशा इसके बराबर होगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है? 5th स्टेप की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे चेंज इन एंथैल्पी। तो इसलिए बच्चों डेल्टा एच नोड 5 क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नोड ओवरऑल माइनस डेल्टा एच नोड 1 माइनस डेल्टा एच नोड 2 माइनस डेल्टा एच नोड 3 एंड माइनस डेल्टा एच नोड 4। डेल्टा एच नोड 1 का मीनिंग क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी। पहले तो ओवरऑल की एनर्जी कितनी दी हुई है बेटा? माइनस 594.1। सब्लिमेशन की एनर्जी 155.2। ठीक, डेल्टा एच नोड 2 मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 75.3। फिर उसके बाद डेल्टा एच नोड 3 माइनस 520। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस 328 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 328। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें, चेक करते हैं सॉल्व करने के बाद अपने पास ये एनर्जी कितनी आ रही है। लेट अस सी 594.1 155.2 75.3 520, ये टोटल बन रहा है अपने पास माइनस 1344.6। ठीक, अब इसको माइनस कर रहे हैं 328 से, तो ये अपने पास वैल्यू आ रही है बच्चों 1016.6 किलो जाउल पर मोल। तो चेक कीजिए ये वैल्यू किसके क्लोजर आ रही है?
सो डेल्टा H05 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी अपने पास 1017 किलो जूल पर मोल। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है बच्चों कि ये एक प्रोसेस जो है दैट वन इज फीजिबल। फीजिबल मींस कि जिसमें अपने पास ओवरऑल एनर्जी की फॉर्म में हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि नेट अमाउंट इसमें रिलीज की फॉर्म में नजर आ रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ओवरऑल। तो दैट्स व्हाई लिथियम फ्लोराइड की सिंथेसिस पॉसिबल है। अगर यहां पे सभी नंबर ऑफ स्टेप्स को ऐड करने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आती तो वहां से हम क्लियर कर सकते थे कि दैट कंपाउंड विल बी थर्मली नॉट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है और उसको चेक करने का ये भी एक अच्छा मेथड है कि वहां पे वैल्यू नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि जो वो आयनिक कंपाउंड बन रहा है दैट वन इज हाईली थर्मली स्टेबल। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाती तो वो एक रिवर्स फॉर्म में जाता है और दोबारा से वो लिथियम सॉलिड और फ्लोरीन गैसेस मॉलिक्यूल की फॉर्म में नजर आता, मींस वो कभी भी आयनिक कंपाउंड में स्टेबल ना होता। ठीक है बेटा? हां जी, नेक्स्ट वन। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट इन्होंने बोला कि बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की कितनी होगी। देखो, अगर बच्चों आप जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में आपको ऐसे लगेगा कि जो वैल्यू यहां पे गिवन है शायद वही राइट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आप चेक करो, जो यहां पे प्लस 75.3 वैल्यू दी हुई है वो कितने मोल्स की गिवन है? हियर वी हैव हाफ मोल। तो हाफ मोल के लिए जहां पे एनर्जी वैल्यू गिवन है, और वैसे भी यहां पे तो हमें मैकेनिज्म में फ्लोरीन एक ही एटम की फॉर्म में चाहिए क्योंकि लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? LiF। तो इसलिए जहां पे ऑलरेडी इन्होंने हाफ मोल की फॉर्म में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी है। लेकिन अगर हम इसको किस में फाइंड आउट करेंगे? किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल का मीनिंग क्या हुआ? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? 75.3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हाफ मोल के लिए 75.3। तो इसके लिए 1 मोल का मीनिंग फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ए ऑप्शन नहीं आएगा बच्चों, फिर अपने पास कौन सा राइट आंसर होगा? बी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक? हां जी, लास्ट वन, इसी का फोर्थ पार्ट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक चेंज। पहली ऑप्शन मींस 4 उन्होंने ऑप्शंस में दो एनर्जी की टर्म्स दी हुई हैं और उनको ऐड करने के बाद पूछा है कि ओवरऑल उसमें जो प्रोसेस होगा ऐड करने के बाद एक्सोथर्मिक चेंज होगी या फिर एंडोथर्मिक। तो हमने देखना है कि किस केस में 2 एनर्जीज को ऐड करने से फाइनल वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो, पहले में IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। तो चेक करो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो चेक कीजिए, ये वैल्यू बड़ी है अपने पास, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो ओवरऑल इसको ऐड करने से वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। फिर आगे चलते हैं बच्चों। SE का मीनिंग है यहां पे सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ लिथियम प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। दोबारा जाइए, सब्लिमेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ये तो ओवरऑल वैल्यू अगेन अपने पास क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव। बी ऑप्शन भी नहीं आ सकता। फिर उसके बाद ए नहीं होगा बच्चों, बी नहीं होगा। फिर उसके बाद चेक कीजिए, सी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस 75.3 और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -328। तो क्या लगता है बच्चों आपको, अगर मैं इन 2 वैल्यूज को ऐड ऑन करूं तो क्या वैल्यू अपने पास नेगेटिव आएगी? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फॉर्म वाली वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म वाली वैल्यू से क्या है? ज्यादा। तो ओवरऑल यहां पे आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। मींस अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन की और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन की ऐड करूं तो ओवरऑल वो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। मींस उसमें से नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी?
रिलीज। तो बिल्कुल सही बच्चों, अपने पास राइट आंसर क्या आ रहा है? सी। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक बच्चों, सो हमारा आज का सेकंड पार्ट, चैलेंजिंग पार्ट, अगेन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो ये सक्सेस विदाउट डेडिकेशन पॉसिबल ना हो पाती, जिसमें डेडिकेशन सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरी फैमिली की भी है और साथ में मेरे खुद के वो बच्चों की है जो इस वीडियो को बेइंतहा प्यार दे रहे हैं। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर, सुक्री सर हमेशा आपके लिए हैं, ये चैनल भी आपका है, मैं भी आपका हूं। हमारा दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है, वी हैव टू क्रैक द एग्जाम। जो आप सपनों में सोचते हैं उनको हमने साकार बनाना है। तो मिलते रहिए, बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अगेन फोड़ेंगे हम मिलकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।